पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, फिर तमाम लोगों का जो इस सारे अरसे के दौरान मेरे आवाज़ बनते रहे और एक हक और सच की बात करते रहे, वो वकला बरादरी और तमाम वो लोग जिन्होंने मुझे इस अरसे में हौसला दिया, सपोर्ट की, और मेरे अपने वकील जनाब हामिद खान साहब ने जिस तरीके से मेरा केस लड़ा, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जाहिर है अपने फाजिल चीफ जस्टिस साहब का और बाकी चारों जो बेंच के अराकीन हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस फैसले से इस लिहाज से तो बिल्कुल मुतमईन हूँ जी कि जाहिर है कि मेरी विंडिकेशन का मेरे लिए सबसे बड़ा इशू जो था वो विंडिकेशन का था। बाकी मराहत वगैरह ये तो एक सेकेंडरी चीज है। जाहिर है मैं ये कहूँ कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है तो ये भी गलत होगा, वो एक सेकेंडरी चीज थी। लेकिन सबसे अहम चीज ये थी कि आज अदालत उस्मा ने ये करार दे दिया कि मेरे खिलाफ जो रिमूवल की कार्रवाई की गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, जो हेडेड बाय मियां साकिब निसार साहब, वो बदनीयती पर मबनी थी। और मेरे लिए आज ये फतह का इस लिहाज से दिन है कि उस वक्त की जुडिशरी और उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो एक तालमेल था, जो उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनके कॉमन ऑब्जेक्ट्स थे, उन सब के हवाले से जब मैंने एक आवाज बुलंद की, उस वक्त किसी ने उसको मेरी इस तकाजे के बावजूद कि जी इन्वेस्टिगेशन कर लें, इसका प्रोब कर लें, इसके ऊपर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दें, नहीं हुआ। मेरे वो अभी भी मैं ये समझता हूं कि मेरे इल्जामात के हवाले से तहकीकात जरूर होनी चाहिए। ठीक है, मेरा एक मामला तो हल हो गया कि मुझे विंडिकेशन इस लिहाज से तो जरूर हो गई कि मेरे खिलाफ कार्रवाई को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट्स से डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन इल्जामात की तहकीकात भी होनी चाहिए और वो लोग जो इस सारे अमल में मुलव्वस थे, अगर मेरे इल्जामात सच साबित होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी। 18 को चीफ जस्टिस साहब को, मियां साकिब निसार साहब को एक लेटर लिखा था कि जनाब के ये मैंने जो तकरीर की है, इस पर जो मैंने इल्जामात लगाए हैं, आपको उसके ऊपर एक रद्द अमल आया है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ किसी सिटिंग जज या कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज जिन्होंने कभी पीसीओ के तहत हल्फ न लिया हो, आप कमीशन बना दें, वो मेरे इल्जामात की तहकीकात करें। अगर मैं झूठा साबित होता हूं तो भले मुझे डी चौक में फांसी दे दें, लेकिन अगर मेरे इल्जामात जो है वो सच साबित होते हैं तो सिर्फ ये बताएं कि आप मैन इन यूनिफॉर्म का क्या करेंगे। लेकिन उस लेटर को किसी जगह मेंशन भी नहीं किया गया। तो मैं तो आज भी तैयार हूं। मुझे तो देखें, व्हाई शुड आई हेजिटेट। मैंने तो इतना सफर किया है, मेरी फैमिली ने सफर किया है, हम बहुत एक क्राइसिस के दौर से गुजरे हैं, हमारे हर तरह की मुश्किलात हमने सही हैं। तो मैं तो अपने मौके पे आज भी तो जो है ना वो तो खत्म होगी जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मौकफ ये दे दिया जी कि मेरी तो सिरे से कोई मुलाकात ही नहीं हुई, जैसे हम कहते हैं मैं तो उसको जानता ही नहीं। तो उन्होंने तो ये कह दिया, इसलिए जराए की खबर जो है ना वो तो पीछे चली गई। वो उन्होंने तो मैं तो ये एक खुली सी बात करता हूँ कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी फोरम जो है वो इसके ऊपर आज भी गवर्नमेंट के पास भी इख्तियार है कि वो इन इल्जामात की वेरासिटी को जानने के लिए जुडिशल कमीशन या कोई इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट कर दे। मैं तो तैयार हूँ। आज मेरी 2 मुलाकातें हुई। उन्होंने खुद जब उन्होंने मुझे ये बात कही ना जी कि आपके हवाले से हमारी बड़ी मुस्बत राय है, दिस एंड दैट, जो एक तरीका कार होता है और एक मुल्की मफाद का जो एक चूरन बेचा जाता है उसके हवाले से बात की जाती है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया था जी कि मैंने कहा कि जी कि आप ये मुझे बताएं कि अगर आपका ये ख्याल मेरे बारे में, तो आपने मुझे बेंचेस से क्यों डिवीजन बेंच से क्यों हटवाया। तो उस पे वो कहने लगे सर बात ये है कि हमारी जो नैब की लीगल टीम थी या बाकी जो हमारा सारा इस मामले को डील कर रहे थे, उन लोगों की ये
एक मुतफिका राय थी जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज है, मेरे हवाले से उन्होंने कहा कि जो फौजदारी काम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और वो समवट प्रो डिफेंस है, इसलिए मेक श्योर कि कोई भी पानामा से रिलेटेड कोई भी मैटर उनकी कोर्ट में ना लैंड करे। तो उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमने आपके चीफ जस्टिस को इनडायरेक्टली अप्रोच किया और फिर वी मेड श्योर के जी के आप की जो है ना आप डीबी से हट जाए। मेरी ना हमारा एक रोस्टर जारी होता है पर इनडेफिनेट पीरियड, मेरा रोस्टर जारी था पूरा ऑलमोस्ट साल का। मैं सीनियर प्यूनी जज था, सीनियर प्यूनी जज इज चीफ जस्टिस इन मेकिंग, और जाहिर है मैं सारे क्रिमिनल केसेस सुन रहा था, नैब के केसेस मैं सुन रहा था, मर्डर रेफरेंसेस मैं सुन रहा था, बाकी सारे जो नए जजेस थे वो मेरे साथ वहां पे काम करते थे। तो ऑल ऑफ ए सडन ये मुझे हटा दिया गया विदाउट एनी कॉज और रीजन। तो जो जाहिर है मेरे लिए भी एक तशवीश की बात थी कि भाई ये दिस इज ए काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट टू ए जज। और उसके बाद फिर मैंने जब प्रोब किया था मुझे ये पता चला, और मेरे चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि नहीं वो ऊपर का वालों का हुक्म था, दिस एंड दैट, ही वाज अनएबल टू गिव एनी प्लॉजिबल रीजन। उसके नतीजे में जाहिर है मेरे और उनके दरमियान एक तलखी वाली भी सूरत पैदा हुई। मैंने कहा जी कि मुझे आप वो कहने लगे जी आप बीमार हैं, इसलिए मैंने कहा अगर मैं बीमार हूं तो मुझे आप सिंगल बेंच के केसेस भी ना दें ना। हमने तो सिर्फ मुझे डिवीजन बेंच से हटाया है, बीमार बंदा सिंगल बेंच के केसेस कैसे कर सकता है, विच वाज ऑब्वियसली ए बिग लाई कि मैं बीमार था। तो इस तरह की चीज से जी उस वक्त वो चुप ही नहीं रखी। देखे ना, इस बात से आप अंदाजा लगा लेना कि वो मतलब बड़े फ्रैंकली और बड़ी मैं कहता हूँ बड़े एक एरोगेंस के साथ वो कह रही जी मैंने 2 दिन पहले आपके पास आना था लेकिन मुझे कराची जाना पड़ गया क्योंकि वो एमकेएम के लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे। और मतलब ही वॉज ट्राइंग टू गिव एन इम्प्रेशन जैसे सब पूरा मुल्क जो है ना उनके कंधों के ऊपर खड़ा है और वो सब कुछ करने के ऊपर कादिर हैं और उनको सब कुछ करने की इजाजत। वो जो हमारी जुडिशियल हायरार्की है उसकी बात कर रहे थे। फ्रैंकली स्पीकिंग देखिए उस वक्त जो जुडिशरी का और उस वक्त जो आर्मी वालों का आपस में एक बंधन था वो तो कोई ढका छुपा था नहीं, वो तो कबूल है कबूल है कबूल है बार बार होगा। मैंने तो 26 नवंबर 2018 को मैंने बनना था, उन्होंने कहा जी हम आपको सितंबर में बना देते हैं। देखिए उसके लिए मुझे अपना जमीर गिरवी रखना पड़ता था जो मैं नहीं रख सकता था। वो तो यही कहते होते हैं कि सर जो हमारे तो 1-2 मैटर होते हैं वो भी नेशनल इंटरेस्ट के या सिक्योरिटी के या सालमियत के, लेकिन बात यह है कि जब आप अपना जमीर या कलम एस्टेब्लिशमेंट वालों के पास गिरवी रख देंगे तो आप फिर इंसाफ कैसे कर। मैंने तो इसलिए ये तकरीर की, वो तो एक अलहदा से स्टोरी है कि मुझे चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा। वो मुझे कतन कोई फ्रस्ट्रेशन भी नहीं थी, ना ही मैं किसी किस्म के डिप्रेशन में कि सर मैंने आपसे आके कोई बात करनी है, लेकिन उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। अच्छा, अब जाहिर है कि मेरे पास 2 ही तरीके थे कि या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लूं या दूसरा तरीका ये था कि मैं जो अपने मेरी मदर बार है, रावलपिंडी बार एसोसिएशन, वहां पे वकला से जाके बात करूं। और फिर क्योंकि उन्होंने मुझे वैसे भी इनवाइट किया था एक लेक्चर के हवाले से, तो फिर मैं वहां पे जाके जो बात की वो मेरे लिए आप ये समझ लें कि उस तनाजर में, उस माहौल में जो है वो एक आखिरी ऑप्शन था। क्योंकि उस वक्त एक तासुर ये था, मैं आपको ये बिल्कुल अल्लाह को गवाह करके मैं ये आपको बात कह रहा हूँ कि उस वक्त तासुर ये था कि मसलन मैं अगर साकिब निसार साहब को कोई बात बताता हूँ तो तासुर ये था कि वो इनको जाके उन फौजियों को बुला के बता देंगे देखें हमारा ये बंदा ये कर रहा है तो आप इसका कुछ मौकू ठपें। तो ये उस वक्त इस तरह के हालात थे, इस तरह की फीलिंग्स थी, इस तरह का तासुर था।
और जो जाहिर है ग्राउंड रियलिटी था करके देख ली थी। मैंने अपने बहुत से ऑर्डर्स के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपने ऑर्डर्स भिजवाए कि आपके लोग इन मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। फिर मैंने अपने चीफ जस्टिस को बताया। फिर मैंने 3 दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से टाइम की गुजारिश की कि जी मैंने आपसे आके मिलकर कुछ चीजें आपसे डिस्कस करनी है, जो उन्होंने मुझे टाइम नहीं